थ्योरीज है जो हमें फर्स्ट थ्योरी पढ़नी है, जो आज हमें थ्योरी, इसके पहले के लेक्चर में हमने एक थ्योरीज पढ़ी थी, उसका नाम क्या था? लिपिड बाइलेयर मॉडल। लिपिड बाइलेयर मॉडल, इसी को पाउसी मॉलिक्यूलर थ्योरी भी कहते हैं। और क्या नाम है इसका? मॉलिक्यूलर थ्योरी। इससे पहले हमने ये पढ़ा, इसमें होता क्या है, इस थ्योरी में होता क्या है, इस थ्योरी में जो स्ट्रक्चर होता है, इस थ्योरी में जो है लिपिड की 2 लेयर पाई जाती है, इसी को ही कहा जाता है सैंडविच मॉडल। ये एकदम सैंडविच की तरह होता है, जैसे सैंडविच होता है वैसे ही इन्होंने बताया कि इसमें प्रोटीन और लिपिड का जो अरेंजमेंट होता है वो सैंडविच की तरह होता है। ऊपर की 2 लेयर, ऊपर क्या पाया जाता है, ऊपर जो है लिपिड होता है, ऊपर जो है प्रोटीन होती है और यहाँ पर लिपिड होता है, ये लिपिड। नीचे फिर वापस से प्रोटीन पाई जाती है और लिपिड होता कुछ इस तरीके से। ऐसे ये जो है आपकी, ये क्या है, ये आपकी लिपिड है। लिपिड की बाई लेयर कितनी है, 2, इसलिए क्या हो गया, बाई लेयर। और ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। इसमें जो लिपिड की लेयर होती है, एक लेयर की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, एक लेयर की जो थिकनेस होती है वो लगभग 30 से 35 एंगस्ट्रॉम होती है, 30 to 35 एंगस्ट्रॉम, इतनी ही थिकनेस होती है लिपिड लेयर की। 2 प्रोटीन की लेयर होती है, ऊपर भी प्रोटीन होता है, नीचे भी प्रोटीन होता है, बीच में जो है लिपिड होता है। तो लिपिड का जो है, लिपिड जो है वो बाई लेयर होती है, 2 लिपिड की लेयर पाई जाती है, इसीलिए इसको लिपिड बाई लेयर प्रोटीन मॉडल कहा जाता है, या फिर सैंडविच मॉडल कहिए, या फिर लिपिड बाई लेयर मॉडल। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, सेकंड हमारा क्या है जो आज हम डिस्कस करेंगे, ये तो हम इसके पहले के टॉपिक में डिस्कस किए, जब मैंने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया है उसमें मैंने ये थ्योरीज को एक्सप्लेन किया। अभी आज हमें मेन थ्योरीज जो एक्सप्लेन करनी है वो हमारी है ट्राइलेमा मॉडल। ट्राइलेमुलर मॉडल क्या है, ट्राइलेमुलर मॉडल में क्या है, ये प्रोटीन, ये लिपिड लेयर है और ऊपर की जो है वो प्रोटीन है। जो लिपिड होता है उसमें 2 टाइप्स का होता है, हाइड्रोफिलिक एंड, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो, हाइड्रोफिलिक एंड मतलब, हाइड्रोफिलिक मीन्स होता है वाटर लविंग, जो वाटर को एब्जॉर्ब करे, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए उसको आप क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक। और जो वाटर में डिसॉल्व ना हो मतलब कि वाटर हेटिंग हो, उसे आप क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक। जो मटेरियल, कुछ चीजें जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है उन्हें हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे, और जो डिसॉल्व नहीं होंगी उन्हें हम हाइड्रोफोबिक कहेंगे। तो जो लिपिड की लेयर है उसमें एक सिरा जो होता है, एक एंड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और दूसरा जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो बीच में लिपिड की लेयर होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, 35 एंगस्ट्रॉम, और ऊपर जो है प्रोटीन की जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। देखते हैं इसी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी। इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, इस थ्योरी को क्या कहा जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी। इन यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी गिवन बाय रॉबर्टसन। यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी को कौन दिया है, रॉबर्टसन, साइंटिस्ट है। रॉबर्टसन, रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी को दिया है, रॉबर्टसन ने। सेल मेम्ब्रेन इज ए ट्राइलेमुलर पोसेसिंग अ मिड लेयर ऑफ लिपिड। जो बीच में लेयर पाई जाती है, इसमें भी ये 3 लेयर होती है, बीच की जो लेयर होती है वो लिपिड की लेयर होती है,
उसकी थिकनेस क्या होती है, जो मिड में लेयर पाई जाती है, जो मिडिल में लेयर पाई जाती है वो लिपिड की होती है और जिसकी थिकनेस कितनी होती है 35 एंगस्ट्रॉम। आपको दिख रहा है, देखिए ये जो लिपिड की लेयर है, ये ये जो लिपिड लेयर है इसकी 35 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है। इसकी थिकनेस कितनी होती है 35 एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम। और ऑन बोथ साइड ऑफ विच, उसके दोनों साइड में, मतलब कि जो बीच में लिपिड की लेयर है उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी क्या पाया जाता है, प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है, विच प्रोटीन लेयर प्रेजेंट ईच विथ थिकनेस, और एक प्रोटीन लेयर की थिकनेस कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम, मतलब 20 एंगस्ट्रॉम की प्रोटीन की लेयर एक ऊपर पाई जाएगी और 20 एंगस्ट्रॉम की लेयर, प्रोटीन की लेयर एक नीचे पाई जाएगी। तो मतलब प्रोटीन टोटल मिलाकर 40 एंगस्ट्रॉम हो गए और बीच में मोटी सी, बीच में एक थिक लेयर पाई जाती है लिपिड की, उसकी थिकनेस कितनी होती है 35 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल अगर टोटल थिकनेस देखी जाए उस लेयर की कितनी हो जाएगी 75 एंगस्ट्रॉम। टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी 75 एंगस्ट्रॉम। Since all type of cells or cell organelles represent same structure, so called it unit membrane, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको यूनिट मेम्ब्रेन, क्योंकि सभी टाइप्स के सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सभी टाइप के सेल और सेल के सेल ऑर्गेनेल्स, सेल में पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स है उन सब में भी स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, सेम टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो, उनका जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से होगा, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे हमें क्या पढ़ना है, वो तो था हमारा ट्राइलैमिलर मॉडल। ट्राइलैमिलर मॉडल में क्या होता है, एक लिपिड की लेयर होती है बीच में, और एक लिपिड की लेयर होती है बीच में जिसकी थिकनेस कितनी होती है 35 एंगस्ट्रॉम, और ऊपर और नीचे दोनों साइड, बोथ साइड, प्रोटीन के ऊपर और नीचे दोनों साइड ही क्या पाया जाता है, प्रोटीन की लेयर पाई जाती है जिसकी थिकनेस कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल थिकनेस मिला के 75 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। वो तो था हमारा ट्राइलैमिलर मॉडल। अभी हमें क्या पढ़ना है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है देखते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखेंगे, अगर फ्लूइड मॉडल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, इस थ्योरी के बेसिस पे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम देखें तो इसमें जो है ये, इसमें 2 टाइप्स की प्रोटीन प्रेजेंट होती है, 2 टाइप्स की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। एक होता है इंट्रिंसिक, एक प्रोटीन होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इन मीन्स अंदर, एक्स मीन्स एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन्स जो अंदर प्रोटीन पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों की, सेल मेम्ब्रेन की ये 2 लेयर है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन जाएगा उसको क्या कहेंगे आप, इंट्रिंसिक। और जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपरी हिस्से में पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के जो ऊपरी मतलब आउटर सरफेस पे जो प्रोटीन पाई जाएगी उसको एक्सट्रिंसिक, और जो अंदर इनर साइड पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के उसे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। तो इस थ्योरी के, इस मॉडल के बेसिस पे प्रोटीन 2 टाइप्स के हो गए, एक हो गया एक्सट्रिंसिक और दूसरा हो गया इंट्रिंसिक। देखते, ये जो ऊपर का एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये कहाँ पाया जा रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे, सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे पाया जाता है। और ये इंट्रिंसिक, अंदर जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है उसके नीचे जो है वो लिपिड की लेयर पाई जाती है, लिपिड की लेयर पाई जाती है, और बीच बीच में भी प्रोटीन, लिपिड लेयर के बीच में भी क्या पाया जाता है, प्रोटीन, और उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। देखते हैं, अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इन दिस मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, 2 साइंटिस्ट हैं,
एक है सिंगर और दूसरे निकोलसन, जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थ्योरी किसने, या फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थ्योरी किसने दिया है, सिंगर एंड निकोलसन ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टू टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती है, टू टाइप्स की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इस मॉडल के हिसाब से इन्होंने बताया कि प्रोटीन, अब तक के जो दो मॉडल्स हमने पढ़े हैं उसमें प्रोटीन एक ही टाइप का था, और प्रोटीन सिर्फ लिपिड के आउटर सरफेस पे पाया जाता था। उसके लिपिड के अंदर जो लिपिड वाली लेयर होती थी उसके अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता, सिर्फ उसके आउटर सरफेस पे लिपिड के ऊपर ही प्रोटीन पाया जाता था। पर इनके हिसाब से सिंगर और निकोलसन ने बताया कि प्रोटीन जो है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है एक्सट्रिंसिक, जो लिपिड सरफेस के ऊपर पाया जाता है। लिपिड के सरफेस, लिपिड सरफेस है जहां पर लिपिड होगी उसके ऊपर जो प्रोटीन पाई जाएगी, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे जो लिपिड पाई जाती है उसको क्या, आउटर सरफेस पे जो प्रोटीन पाया जाता है उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और जो लिपिड अंदर, जो लिपिड है, लिपिड लेयर के अंदर तक जो प्रोटीन जाती है उसे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो टू टाइप्स के प्रोटीन हो गए। इन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन में टू टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, इसके जबकि इसके पहले के मॉडल्स में बताया गया कि प्रोटीन पाया जाता है, बस बताया गया कि प्रोटीन पाया जाता है, ये नहीं बताया गया कि इंट्रिंसिक प्रोटीन पाया जाता है कि एक्सट्रिंसिक। यहाँ पर बताया जा रहा है कि टू टाइप्स के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक और दूसरा होता है इंट्रिंसिक। सम प्रोटीन प्रेजेंट, कुछ प्रोटीन होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, लिपिड सरफेस, लिपिड सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लिपिड सरफेस के ऊपर। और जो प्रोटीन लिपिड सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। उसे क्या कहा जाता है, जो लिपिड सरफेस के ऊपर, जो लिपिड सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, आउटर सरफेस, लिपिड के आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। विच कैन, अगर वो ऊपर है तो हम उसको इजिली क्या कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे। अगर हम उस प्रोटीन को निकालना चाहते हैं, अगर हम जो लिपिड के ऊपरी सरफेस पे पाया जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। पर कैन इजिली रिमूव, हम उसे इजिली रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें उस प्रोटीन को लगता है कि इस प्रोटीन को हमें निकालना है तो हम उसको इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि वो लिपिड सरफेस के ऊपरी सरफेस, लिपिड लेयर के ऊपरी सरफेस पे पाया जाता है, आउटर सरफेस पे पाया जाता है। वाइल, जबकि कुछ प्रोटीन होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, इनसाइड लिपिड लेयर, लिपिड लेयर के अंदर पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन होते हैं, देखिए ये दिख रहा है ना, ये लिपिड सरफेस के ऊपर है, ये प्रोटीन लिपिड सरफेस के ऊपर है, और ये प्रोटीन लिपिड सरफेस के, लिपिड सरफेस तक तो है ही, उसके अंदर भी आता है, तो उसे क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। उस प्रोटीन को क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। एंड कैन नॉट रिमूव्ड इजिली, और हम क्या नहीं कर सकते उसको, कैन नॉट बी, हम उसको इजिली रिमूव नहीं कर सकते हैं, हम उसको इजिली रिमूव नहीं कर सकते। उस प्रोटीन को हम चाहे निकालना चाहे तो उसको हम इजिली रिमूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या है, आउटर सरफेस पे तो होता ही है पर वो अंदर तक जाता है, लिपिड लेयर के अंदर भी चला जाता है, इसलिए हम उसको इजिली निकाल नहीं सकते, इजिली रिमूव नहीं कर सकते। काल, उसी प्रोटीन को क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है, इंट्रिंसिक। जो लिपिड लेयर के अंदर तक पाई जाती है उस प्रोटीन को इंट्रिंसिक, और जो लिपिड लेयर की सरफेस, आउटर सरफेस, मतलब उसके लिपिड लेयर है उसके सरफेस पे जो प्रोटीन पाई जाएगी उसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। जो पहले का, प्रीवियस मॉडल्स कैन नॉट एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन। इसके पहले का जो मॉडल है, इसके पहले की जो मॉडल है, इसके पहले का जो मॉडल है वो ये नहीं डिस्क्राइब करता है कि इसके पहले का जो मॉडल है वो डिस्क्राइब नहीं करता है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे
होगा। अब लेयर है, लेयर के अंदर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर से वाटर जाएगा, उसको क्रॉस करके वाटर मूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था, उसका कोई नाम नहीं था। उन्होंने इसके पहले के जो मॉडल है उसमें ना तो प्रोटीन के टाइप्स को बताया गया और ना ही ये बताया गया है कि वाटर मूवमेंट कैसे होगा, मेम्ब्रेन से वाटर जाएगा, उससे मूव कर पाएगा कि नहीं, उस मेम्ब्रेन को वाटर क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था। प्रीवियस मॉडल कैन नॉट बी एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन, वाटर जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जा पाएगा कि नहीं, अंदर चला गया, अगर ज्यादा वाटर हो रहा है तो वो बाहर आ पाएगा कि नहीं, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो लेकिन इस मॉडल में बताया गया कि प्रोटीन 2 टाइप्स की होती है, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। अब बताया क्या जा रहा है आगे कि वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, इस थ्योरी के हिसाब से बताया गया कि वाटर का मूवमेंट कैसे होगा। बट इन दिस मॉडल कैन बी इजिली transported through intrinsic protein, so much accepted. बट इन दिस थ्योरी, इस थ्योरी में क्या होता है, वाटर जो है इजिली, वाटर कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू इंट्रिंसिक प्रोटीन, सो मच एक्सेप्टेड, इसीलिए इसको क्या किया गया है, ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है, इस थ्योरी को ज्यादा मान्यता दी गई है, इस थ्योरी को ही ज्यादा माना गया। बट इन दिस मॉडल, इस मॉडल में बताया गया कि वाटर कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड, जो वाटर है, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इजिली, आसानी से हो जाता है, किसके थ्रू, जो प्रोटीन की लेयर अंदर तक जाती है, जो प्रोटीन की लेयर लिपिड लेयर के अंदर तक ग्रो करती है, उसी के कारण, उसी से क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट इजिली हो जाता है, मतलब कि इंट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू ही वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। ये तो रहा हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको दिया किसने है, रॉबर्टसन ने दिया, सॉरी इसको दिया किसने है, सिंगर एंड निकोलसन ने। नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड, ग्रेटर मेम्ब्रेन मॉडल, ग्रेटर मेम्ब्रेन मॉडल। अब ये थ्योरी क्या है, इस थ्योरी में बताया गया, जैसे कि आपको पता है, जिससे पहले मैं जब आपको सेल पढ़ा रही थी, सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्क्राइब कर रही थी, तो मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में जो है 20 to 40% क्या पाया जाता है, प्रोटीन, और 60 to 80% क्या पाया जाता है, लिपिड। तो लिपिड, अब प्रोटीन और लिपिड जो है वो पाया जाता है, उसके साथ मैंने बताया था कि 1 to 5% कार्बोहाइड्रेट भी, कुछ मात्रा जो है, सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट की भी कुछ मात्रा पाई जाती है, लगभग कितना, 1 to 5%। तो इस मॉडल में यही बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। दिस मॉडल वाज गिवन बाय लिंगर हु डिस्क्राइब अबाउट, किसने, लिंगर ने इस मॉडल को दिया है, हु डिस्क्राइब अबाउट, उन्होंने बताया प्रेजेंस ऑफ, क्या बताया उन्होंने, कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। अब तक की जो थ्योरीज थी उसमें ना तो कार्बोहाइड्रेट का जिक्र हुआ, और पर इन्होंने बताया, एक भी थ्योरी में कार्बोहाइड्रेट के बारे में नहीं बताया, लेकिन जबकि क्या है, सेल मेम्ब्रेन में कुछ परसेंट जो है कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। तो इन्होंने बताया कि इस थ्योरी के, इस मॉडल के हिसाब से, ग्रेटर मेम्ब्रेन मॉडल के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन में जो है कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में जो है वो एक प्रोटीन होती है, जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, एक ओलिगोसैकेराइड की चेन होती है जिसके साथ प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है, मतलब जिसके साथ अमीनो एसिड, प्रोटीन की यूनिट जो है, प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो अमीनो एसिड है। तो ओलिगोसैकेराइड के साथ जो है प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड भी जुड़ा होता है और बनाते क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन।
ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं आउटसाइड टू द सरफेस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन लेयर के आउटर सरफेस पे, जो प्रोटीन लेयर होती है उसके आउटर सरफेस पे पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, जो होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये बताया है किस मॉडल के हिसाब से, इसको ये बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है ग्रेटर मेम्ब्रेन मॉडल के थ्रू। बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तो होता ही है, पर उसके साथ साथ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट पाया जाता है, 1 to 5% इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में 1 to 5% क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में। आगे ये तो रहा थ्योरीज, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ थ्योरीज थी। पहली थ्योरी क्या थी, जो हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था, वो था लिपिड बाइलेयर मॉडल। और ये नेक्स्ट थ्योरी हमारी सेकंड थ्योरी क्या थी, सेकंड थ्योरी था हमारा जो है ट्राइलेमुलर मॉडल। थर्ड क्या था हमारा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। पर इसमें थर्ड क्या था, इसमें थर्ड क्या है, ग्रेटर मेम्ब्रेन मॉडल। तो आज हमने 3 थ्योरीज पढ़ी, कितनी, 3 थ्योरीज को हमने देखा। पहला क्या था हमारा ट्राइलेमुलर मॉडल, सेकंड क्या था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको दिया किसने था, सिंगर एंड निकोलसन ने। ट्राइलेमुलर मॉडल को रॉबर्टसन ने, और ग्रेटर मेम्ब्रेन मॉडल को लिंगर ने। उन्होंने बताया ट्राइलेमुलर मॉडल के हिसाब से बताया गया कि जो लिपिड की लेयर है वो एक मिडिल में एक लिपिड की लेयर पाई जाती है जिसकी थिकनेस 35 एंगस्ट्रॉम होती है। ऊपर 2 प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, एक प्रोटीन की लेयर की लेंथ 20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो टोटल लेंथ मिलाकर, पूरी सेल मेम्ब्रेन की लेंथ मिलाकर कितनी हो जाती है, 35 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 75 एंगस्ट्रॉम। और सेकंड में हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया गया कि जो लिपिड की लेयर है, जो प्रोटीन लेयर है, वो 2 टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन में 2 टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती है। जो लिपिड लेयर के आउटर सरफेस पे पाई जाती है उसे एक्सट्रिंसिक, और जो इनर साइड पाई जाती है लिपिड लेयर के अंदर पाई जाती है उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। और उन्होंने बताया कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट इंट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू होता है। थर्ड में क्या था हमारा, इन्होंने बताया कि प्रोटीन और लिपिड तो होता ही है, वो तो सबने बताया कि प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है, पर इन्होंने बताया कि 1 से 5% कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में। और वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन के आउटर सरफेस ऑफ प्रोटीन की आउटर सरफेस पे एक प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन, वही प्रोटीन पाई जाती है प्रोटीन लेयर की आउटर सरफेस पे, और वो होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब हमें पढ़ना क्या है, अब सेल मेम्ब्रेन तो पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड थ्योरी, पर सेल मेम्ब्रेन होता क्यों है, एक्चुअली उसका फंक्शन क्या है, तो देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कहिए या फिर सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा बार बार इसलिए बताया जा रहा है आपको कि सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपसे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन करके भी क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछता है कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो भी आपका आंसर यही होगा, और अगर पूछता है व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो भी आपका आंसर यही होगा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, दोनों एक ही है। फर्स्ट क्या है हमारा, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी होता क्या है, देखते हैं। Plasma membrane controls entrance and exist of molecules and ions across cell। मतलब permeability मतलब क्या, जो
अंदर के बाहर के मटेरियल को अंदर जाने दे और अंदर के मटेरियल को बाहर आने दे, उसी को क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें परमिएबिलिटी पाई जाती है, पर वो करता क्या है, परमिएबिलिटी होती है तो पर उसका रोल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कंट्रोल करके रखता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, अंदर के मटेरियल का, अंदर का जो साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसमें जो फ्लूइड होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स एंट्रेंस एंड एग्जिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस अक्रॉस सेल, सेल को क्रॉस करके अंदर बाहर का मटेरियल, मान लीजिए सेल के बाहर का जो फ्लूइड है वो सेल में ना जाने पाए और सेल का जो फ्लूइड है वो बाहर ना आने पाए, उनको क्या करता है, उनके इंट्रेंस और एग्जिस्ट, मतलब कि जाने का और आने के लिए, इंट्रेंस मींस अंदर जाना और एग्जिट मींस बाहर आना, मतलब सेल के बाहर का जो मटेरियल है वो अंदर ना जाने पाए और सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर ना आने पाए, उसको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। मॉलिक्यूल्स और आयन, जो सेल के बाहर आयन या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो सेल के अंदर ना जाने पाए, मतलब कि उसके अंदर एंट्रेंस ना करने पाए, और जो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स और आयन है वो बाहर ना आने पाए, मतलब कि सेल से एग्जिट ना करने पाए, सेल से निकलने ना पाए, उसी को क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करके रखता है। और क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, कैसा होता है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि जो सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल को, जिसको मेम्ब्रेन सेलेक्ट करेगी वही मटेरियल अंदर जाएगा और जिसको सेलेक्ट करेगी वही मटेरियल सेल के अंदर से बाहर आएगा। सेल के बाहर जो मटेरियल है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करेगी, कुछ सेलेक्टिव मटेरियल ही होंगे जो सेल के अंदर जा पाएंगे और सेल के अंदर से बाहर आ पाएंगे। तो जिसका मतलब होता क्या है, only selective material can move across cell membrane, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आ सकते हैं या फिर जा सकते हैं, कौन से मटेरियल, सेलेक्टिव मटेरियल, जिसे सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट करेगा वही अंदर जा पाएगा और वही अंदर से बाहर आ पाएगा। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट अब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव होता क्या है, ट्रांसपोर्ट होता क्या है। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, वो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर होता है, वो सेमी परमिएबल होता है। सेकंड हम पढ़ रहे हैं कि एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या होता है, पोरस होता है। एंड साइज ऑफ पोर डिफाइन देयर परमिएबिलिटी, मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर है अगर वो बड़े होंगे, पोर की जो साइज है, मतलब जो पोर उसमें पाए जा रहे हैं, जो उसमें छिद्र पाया जा रहा है, अगर उसकी साइज बड़ी होगी, उसकी साइज अगर उसका आकार जो है वो बड़ा होगा, उसकी साइज जो है बड़ी होगी तो परमिएबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कोई होल है, अगर होल की साइज बड़ी होगी तो उससे ज्यादा चीजें आ सकती हैं और बाहर अंदर जा सकती है और अंदर से बाहर आ सकती है, पर अगर होल छोटा होगा तो क्या बहुत सारी चीजें, छोटे होल में से थोड़ा ही मटेरियल तो बाहर जाएगा या फिर बाहर से अंदर आएगा। वही बताया जा रहा है कि पोर्स की साइज पर डिपेंड करता है कि परमिएबिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी। अगर पोर्स की साइज बड़ी होगी, अगर पोर्स की साइज इंक्रीज करेगी तो परमिएबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, अगर पोर्स की साइज डिक्रीज करेगी तो परमिएबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। अब देखते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता कैसे, उस पोर्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है मटेरियल्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, वो होता कैसे है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, when movement of molecules and ions across membrane, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो occurs without
विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, दैट कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो उसे क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। होता क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ पोरस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होता है। द साइज ऑफ पोर डिफाइंड देयर परमिबिलिटी, जो साइज होगी पोर की वो डिफाइन करेगा कि परमिबिलिटी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी ज्यादा है या फिर कम है। व्हेन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयन अक्रॉस मेम्ब्रेन, अगर जो मॉलिक्यूल्स है और आयंस है उसका जो मूवमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, जो आयन और मॉलिक्यूल्स आते हैं और अंदर से बाहर से अंदर जाते हैं और अंदर से बाहर आते हैं, वो जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स और आयंस का मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ऑकर्स विदाउट, अगर मॉलिक्यूल्स को बाहर आने में और मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने में उनको कोई एनर्जी का यूज नहीं करना पड़ता है, उनको किसी एनर्जी का यूज नहीं करना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसे क्या कहते हैं, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी के यूज किए, एनर्जी का यूज नहीं होता, मतलब कि वहां पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और मॉलिक्यूल्स और आयन बाहर से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं, मतलब सेल में चले जाते हैं और सेल के मॉलिक्यूल्स और आयंस को बाहर आने में कोई ऊर्जा की, किसी एनर्जी की यूज नहीं होता, किसी एनर्जी का यूज नहीं होता। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट लेकिन होता क्या है, अब ये तो पैसिव हो गया, तो एक्टिव आप समझ पा रहे होंगे कि एक्टिव पैसिव जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे आप ग्रामर में एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एक आपको पता रहता उसका दूसरा अपोजिट कर देते, वैसे ही यहाँ पर आपको एक पता हो गया है कि पैसिव क्या है, मतलब कि विदाउट यूज ऑफ एनर्जी का जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस का जो मूवमेंट हो रहा है वो बिना एनर्जी के यूज किए हो रहा है, तो आप पैसिव कह रहे, मतलब एक्टिव जो होगा उसमें एनर्जी का यूज होगा। तो देखते हैं, बट व्हेन मूवमेंट ऑकर्स थ्रू यूज ऑफ एनर्जी, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है वो एनर्जी को यूज करके हो रहा है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स और आयंस है, अब अगर उन्हें बाहर से अंदर जाना होगा या अंदर से बाहर आना होगा तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होगी, ऊर्जा, मतलब एनर्जी। बिना एनर्जी के वो ना तो बाहर से अंदर जा सकते हैं ना ही अंदर से बाहर आ सकते, उनको चाहिए क्या, एनर्जी। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब कि अगर एनर्जी होगी, सेल एक्टिव होगा तभी उसमें ट्रांसपोर्ट होगा, एनर्जी नहीं होगी, जैसे कि किसी के अंदर एनर्जी नहीं होती तो वो क्या कहते हैं, ये वीक हो गया, एक्टिव नहीं है, तो बिना एनर्जी को यूज किए किसी काम को करना होगा तो मतलब वो पैसिव, और अगर एनर्जी का यूज करके करना पड़ेगा तो एक्टिव। वैसे ही अगर सेल को, अगर कोई मॉलिक्यूल्स है उसको सेल के अंदर जाना है या फिर सेल से बाहर आना है, अगर किसी एनर्जी का यूज नहीं करना पड़ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसी एनर्जी का यूज नहीं करना पड़ रहा है, वो सेल से अंदर चला जा रहा है और सेल से बाहर चला आ रहा है इजिली, मतलब आ रहा है और जा रहा है इजिली, बिना किसी एनर्जी के, जब मन किया तब चला गया और जब मन किया तब चला, तो मतलब कोई एनर्जी नहीं लग रही है, तो उस वैसे ट्रांसपोर्ट को आप क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स को अंदर लेना है और मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजना है, अगर उसके लिए एनर्जी की जरूरत होगी तो क्या कहेंगे उसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सॉरी, जब एनर्जी की यूज, जब बिना एनर्जी का यूटिलाइज किए, बिना एनर्जी को यूज किए जब ट्रांसपोर्ट होगा तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जब एनर्जी का यूज करके होगा तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। आगे देखते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है और पिनोसाइटोसिस क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का काम ही यही है कि वो बाहर के मटेरियल को, सेलेक्टिव मटेरियल को अंदर जाने दे और अंदर के सेलेक्टिव मटेरियल को बाहर आने दे। क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म को बाउंड करके रखता है। तो व्हेन ए सॉलिड और लिक्विड फूड सब्सटेंस कनेक्ट विद सेल सरफेस, क्या करते हैं, जैसे ही बाहर जो सेल है, सेल के बाहर क्या है, फूड है, कोई फूड है, चाहे वो लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, वो तो कोई भी तरह का फ्लूइड हो सकता है, अगर वो पानी में डिसॉल्व होगा
तो लिक्विड होगा, और अगर सॉलिड होगा तो उसे क्या कहेंगे, सॉलिड फूड कहेंगे। तो सॉलिड हो या फिर लिक्विड फूड हो, जैसे ही वो सेल सरफेस के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही सेल सरफेस के कांटेक्ट में आता है, देन इट इन्वेजिनेट एंड टेक्स द मटेरियल इनसाइड। देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये क्या है, आपकी लेयर है, ये कुछ क्या है, ये मान लीजिए आपके लिक्विड फूड है, और इसी में ये सॉलिड फूड है। ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, सॉलिड फूड, और ये क्या है, लिक्विड। ये लिक्विड फूड। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब सेल के बाहर जो है, दो टाइप्स के फूड प्रेजेंट है, एक क्या है, लिक्विड फूड है, दूसरा क्या है, सॉलिड फूड है। अब लिक्विड फूड या फिर सॉलिड फूड जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, सेल के सरफेस मतलब सेल का जो सरफेस है उसमें क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन ही तो प्रेजेंट होती है। जैसे ही कोई फूड मटेरियल जो है सेल के कांटेक्ट में आएगा, सेल सरफेस के कांटेक्ट मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, वैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, मान लीजिए ये कोई फूड हो गया, ये कोई फूड है, ये कांटेक्ट कर रहा है ना, सेल मेम्ब्रेन को कांटेक्ट कर रहा है, और जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, होगा क्या, ये सेल मेम्ब्रेन जो है इन्वेजिनेट, अंदर की तरफ ग्रो कर जाएगी। यहाँ पर फूड मटेरियल आ गया, और कुछ टाइम बाद आपको दिखेगा क्या, ये जो फूड मटेरियल है वो यहाँ पर आके कट के निकल जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, देन ये क्या होगा, ये फूड मटेरियल जो है अंदर आ जाएगा। अब फूड मटेरियल कहाँ आ गया, ये क्या है आपका, ये फूड हो गया, और ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये फूड हो गया। तो वही चीज आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे ही वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे ही सेल सरफेस के कांटेक्ट में, अगर सेल सरफेस के कांटेक्ट में या फिर वो चाहे वो लिक्विड फूड हो या फिर सॉलिड फूड हो, लिक्विड फूड मटेरियल हो या फिर सॉलिड फूड मटेरियल हो, जैसे ही वो सेल के कांटेक्ट में आएगा, मतलब सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, अंदर की तरफ इवेजिनेट, अंदर की तरफ ग्रो करेगी, और फूड मटेरियल को क्या करेंगे, टेक्स मटेरियल इनसाइड इट। सेल सरफेस क्या करेगा, जैसे ही फूड मटेरियल सेल सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, वो अपने अंदर क्या करेगा, उस फूड मटेरियल को अंदर की तरफ ग्रो करके उस फूड मटेरियल को अपने अंदर ले लेगा। व्हेन सॉलिड सबस्टेंस, लेकिन जब सॉलिड फूड आएगा, मतलब जब सॉलिड फूड कांटेक्ट में आएगा, तो तब उसे हम क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस। तब हम उसे क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस। दो टाइप्स के फूड हो गया ना, एक सॉलिड फूड हो गया और एक लिक्विड। तो जब सॉलिड सबस्टेंस, मतलब जब सॉलिड फूड क्या करेगा, सेल के कांटेक्ट में आएगा और वो उसे लेंगे, उस फूड को क्या करेंगे, अपने अंदर ले लेंगे, टेक कर लेंगे, उसको ले लेंगे अपने अंदर, तब हम उसे क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस। और जब वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स को लेंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अंदर लेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस। मतलब फेगोसाइटोसिस जब किसी सेल सरफेस के कांटेक्ट में कोई सॉलिड फूड आएगा, वो उसको अपनी
सेल मेम्ब्रेन को इवेजिनेट करके मतलब अंदर की तरफ ग्रो करके उसको आप उस फूड को अपने अंदर ले लेंगे, सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर ले लेंगे, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस। लेकिन जब कोई लिक्विड मटेरियल जो है किसी सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा और वो उस मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर लेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, पिनोसाइटोसिस। अब देखते हैं इम्यूसाइटोसिस। इम्यूसाइटोसिस क्या होता है, द वेस्ट सिंथेसाइज। अब सेल है अगर वो फूड को अंदर ले रहे हैं तो उनके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस भी होगा, और जो मेटाबॉलिज्म होगा, जो डाइजेस्ट होकर सेल में डिसॉल्व हो जाएंगे उनको तो नहीं, पर जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं, जो सेल के द्वारा यूटिलाइज नहीं किए जाएंगे, ऐसे मटेरियल जो सेल के यूज में ना आए, वो कैसे होंगे, वेस्ट। जैसे कोई चीज है अगर आपके यूज में नहीं आती तो आप कहते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट है, वैसे ही जो फूड है, फूड के डाइजेशन के बाद जो चीजें वेस्ट बच जाती है, जो सेल के यूज में नहीं आता है, जिनका कोई रोल नहीं होता है सेल के यूज में, तो जो सेल के द्वारा यूज नहीं किया जाएगा, मतलब सेल के अंदर अगर भोजन गया है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा, और जो यूजफुल चीजें होंगी उनको क्या करेगा, सेल यूटिलाइज करेगा और अपना फंक्शन करेगा। पर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जिनका यूज नहीं है सेल को, वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में उसी सेल के अंदर रह जाते हैं। तो द वेस्ट प्रोडक्ट सिंथेसाइज इनसाइड द सेल आफ्टर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद, मेटाबॉलिज्म मतलब कि जब फूड अंदर गया, उसका डाइजेशन हुआ, उसके बाद होता क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है, जो खराब पदार्थ का सिंथेसाइज होता है, जो खराब पदार्थ बनते हैं उनका क्या होता है, इट कांटेक्ट, और वो मटेरियल जब कांटेक्ट में आते हैं सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में, अगर वेस्ट प्रोडक्ट जो है सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं तो होता क्या है, दैट मेम्ब्रेन रैप्चर क्या होती है। मान लीजिए ये सेल है और ये क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुआ है वो ये है, और ये है क्या, सेल है, ये सेल है और ये वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे ही कांटेक्ट सेल मेम्ब्रेन के, ये पूरा क्या है, सेल है, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। जैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये सेल मेम्ब्रेन जो है यहीं से रैप्चर हो जाएगी, यहाँ पर ये भोजन है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई, रैप्चर। इतने पोर्शन में सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई, रैप्चर हो गई। और जब सेल मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएगी तो ये फूड मटेरियल कहाँ आ जाएगा, ये फूड मटेरियल बाहर आ जाएगा, आउटसाइड। ये फूड मटेरियल कहाँ आ जाएगा, आउटसाइड। तो सेल मेम्ब्रेन का यूज क्यों है, सेल मतलब कि जो इमाइटोसिस हो रहा है, जो इम्यूसाइटोसिस हो रहा है उसका यूज क्या है, मतलब कि जो अंदर का वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म के बाद सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट सिंथेसाइज होता है इम्यूसाइटोसिस के थ्रू क्या होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रिलीज कर दिया जाता है, आउटसाइड। कहां पर, आउटसाइड क्या किया जाता है, उसको रिलीज कर दिया जाता है। दिस फिनोमेनन या फिर कहिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूसाइटोसिस। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी फिनोमेनन को क्या कहते हैं, इम्यूसाइटोसिस। और सेल ओमेटिंग मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वो क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, तो मतलब सेल, उसको क्या कहेंगे, सेल
ओमिटिंग, या तो सेल ओमिटिंग कहिए या फिर इम्यूनोसाइटोसिस। कभी आपसे पूछा जाए सेल ओमिटिंग प्रोसेस क्या है, तो आप बताएंगे सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट का सिंथेसाइज होता है आफ्टर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बाद सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट का सिंथेसाइज हो जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट, उसी को बाहर निकाल दिया उसी को आउटसाइड रिलीज करना, उसी को रिलीज आउटसाइड बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, सेल ओमिटिंग या फिर इम्यूनोसाइटोसिस, उसी को क्या कहते हैं, इम्यूनोसाइटोसिस। तो आज तो हमारा ये था सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन से कुछ रिलेटेड थ्योरीज है। तो पहले हमने क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ा परमीबिलिटी, सेकंड हमने क्या पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा कि परमीबिलिटी के बाद हमने पढ़ा फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, उसके बाद इम्यूनोसाइटोसिस। सेकंड हमारा क्या था, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है अगर वो बिना एनर्जी के यूज किए होता है, किसी मॉलिक्यूल्स आयंस का जो मूवमेंट है, जो वो क्या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो अंदर जाते हैं या फिर क्रॉस करके अंदर से बाहर आते हैं, अगर उसमें किसी एनर्जी का यूज नहीं होता है तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट, और अगर एनर्जी का यूज होता है तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट। परमिबिलिटी जो है मतलब कि जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल होता है, उसका नेचर जो है वो सेमी परमिएबल होता है, मतलब वो सेलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर जाने देगा और अंदर से बाहर आने देगा। फिर हमने क्या पढ़ा, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस वो है जब सॉलिड मटेरियल को अंदर लेते हैं तो उसे फैगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड फूड मटेरियल को अंदर ले रहे हैं तो उसको पिनोसाइटोसिस। इम्यूनोसाइटोसिस क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो जाता है सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म के बाद, मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट का सिंथेसाइज होता है उसको ही बाहर रिलीज करना, आउटसाइड रिलीज करना ही, उसी प्रोसेस को, उसी फेनोमेनन को क्या कहा जाता है, इम्यूनोसाइटोसिस या फिर सेल ओमिटिंग। तो आज के लिए सिर्फ